सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का 2018 के प्रश्न पत्र का हल। आज इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने 2016 और 2017 का क्वेश्चन पेपर अगर नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, उसका भी बहुत ही अच्छे से मैंने सोल्यूशन करवाया है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम सभी क्वेश्चंस को समझते हुए अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 25, धारा 28, धारा 45 या फिर धारा 46? आप लोगों को अच्छे से ये चीज पता है, जिन भी प्रशिक्षुओं ने लगातार मेरी क्लासेस ली हैं उन्हें पता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा 45 में है। और इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा हर एक बच्चे का अधिकार है। जितने भी बच्चे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के हैं, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क है और साथ ही साथ इन सभी बच्चों का मूल अधिकार है, आप लोगों को पता है। तो 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबंध राज्य का दायित्व है, राज्य का उत्तरदायित्व है, ये कहा गया है धारा 21A में। तो ये अनुच्छेद कभी कभी पूछता है, अनुच्छेद 21A। तो याद रखिएगा, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है। तो ये अनुच्छेद 21A में लिखा गया। और जब धारा पूछेगा तो धारा 45 और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 2 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? 2000 में, 2009 में, 2014 में या 2015 में? राइट आंसर है ऑप्शन बा 2009 में। आप लोगों को मैंने बताया भी है कि 2009 में संसद में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ व व दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो चार्ल्स ग्रांट थे ये अंग्रेज थे, तो भारत में तो विद्यालयों की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन किस प्रकार के? जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन सा जो है आ व बा दोनों, ये दोनों ही राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व दिए गए हैं। पहला, नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। उसके बाद है ब, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना। स है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें बिल्कुल सही हैं, ये सभी शिक्षकों के दायित्व हैं, चाहे समय से स्कूल जाना हो, चाहे बच्चों का सिलेबस टाइम से खत्म करना हो, बच्चे के सीखने की योग्यता, बच्चे कितना सीख रहे हैं आपके सिखाने पर, इन सभी का आकलन करना है। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हंटर कमीशन किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को या फिर मुदालियर आयोग को? दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग हम कहते हैं हंटर कमीशन को। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हम कहते हैं कोठारी आयोग को। किसे कहते हैं? कोठारी आयोग को। ये भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग को कहते हैं और माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग को कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 1952 में मुदालियर आयोग बनाया गया था माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में, 14 जुलाई 1964। तो 1964 से लेकर के 1966 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है 1986 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसकी समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में बनाई गई थी।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए हैं 16 दिसंबर 1990, 15 सितंबर 1989, 16 अप्रैल 1987 या 15 अगस्त 1968। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आ 16 दिसंबर 1990 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए चिंता व्यक्त की? पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति या फिर उपयुक्त तीनों ने? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त तीनों ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना, ओबी और डायट, इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुई थी। तो 1986 के अंतर्गत ये योजनाएं बनी थी। तो ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ 1988 में हुआ और डाइट की स्थापना भी 1987 में ही हुई। तो दोनों को आप याद रखिएगा, चाहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना हो और चाहे डाइट हो, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना है? चाहे स्कूल चलो अभियान हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे जितनी भी आप देखते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, इन सभी में आपको पता है कि सरकार ने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी है। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे कौन होते हैं? जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक में पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया है 1 से 8 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 6 से 11 तक या फिर 2 से 5 तक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आ, कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 8 और उम्र 6 से 14, ये दो चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी योजना जो भी आती है वो कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बालक होते हैं, केवल कस्तूरबा गांधी विद्यालय को छोड़ के, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खाली 6, 7 और 8 की कक्षाएं चलती हैं, आपको पता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी प्रकार की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, यहाँ पर व्यक्त लगा लेकिन यहाँ पर व्यस्त रहेगा, रोजगार बढ़ाने के लिए। दोस्तों पोषाहार वितरण योजना इसलिए चलाई गई थी ताकि बच्चे अच्छा खाना खा सकें। जैसे कि स्कूल में बच्चों को गेहूं या आटा इस तरीके से मिलता था। और ये जो पोषाहार वितरण योजना सबसे पहले शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। और दोस्तों जब ये योजना शुरू की गई थी तो उस समय बच्चों को राशन मिलता था, मतलब गेहूं या आटा या चावल इस तरीके से मिलता था। और फिर ये योजना इसमें 2004 से आप लोगों को पता है बच्चों को स्कूल में पका पकाया भोजन मिलने लगा, जिसे हम मिड डे मील योजना या मध्याह्न वितरण योजना के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इस योजना को आप याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये योजना कितनी जरूरी है। और जब स्कूल में बच्चों को पका पकाया भोजन मिलने लगा तो बच्चे स्कूल में रेगुलर आने लगे और इस तरीके से संख्या में उनके बढ़ोतरी हुई। तो पोषाहार वितरण योजना से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई, इसीलिए ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और ये जो डेट है 15 अगस्त 1995, ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं चाहिए ये डेट। और साथ ही 2004 से स्कूल में पका पकाया भोजन भी मिलना शुरू हो गया था, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति,
विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, ह्रास और अवरोधन को रोकने के लिए सबसे पहले ह्रास और अवरोधन क्या है, मैं जहां पर भी आता है हर जगह मैं व्याख्या करती हूँ ताकि आप लोगों को ये सब चीजें बिल्कुल रट जाएं। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले ये सब बिल्कुल तैयार रहेंगे इन सब चीजों से, तो आपके निश्चित रूप से एग्जाम में अच्छे ही मार्क्स आएंगे। सभी चीजों को बिल्कुल आप माइंड में अपने रखे रहेंगे तो केवल जा करके वहां पर जल्दी जल्दी क्या करना रहेगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर को लिखना रहेगा। तो ह्रास और अवरोधन, ह्रास को ही हम क्या कहते हैं, ह्रास को ही हम कहते हैं अपव्यय। जब कोई बच्चा स्कूल को बीच में ही छोड़ करके अचानक चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस बच्चे का ह्रास हो गया, अवरोधन हो गया या फिर बच्चे का ड्रॉप आउट हो जाना। और अवरोधन का मतलब बच्चा एक ही क्लास में बार बार कई साल तक पढ़े जा रहा है, वो उस कक्षा को पास करके अगली कक्षा में नहीं जा पा रहा है, तो ये उसकी शिक्षा में क्या हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से ये ह्रास और अवरोधन आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, इन सब को खत्म करने के लिए, ह्रास और अवरोधन की समस्या को रोकने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाने लगी, विद्यालय मध्याह्न भोजन मिड डे मील दिया जाने लगा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलने लगी, बच्चों को ड्रेस मिलने लगा, ये सब चीजें होने लगी। इसलिए तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस पर। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस यहाँ से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बातें निहित हैं। राज्य को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये राज्य का दायित्व है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है। बिल्कुल नहीं, निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते शिक्षक। लेकिन आज के टाइम में हो क्या रहा है आप लोगों को भी पता है, आज के टाइम में स्कूल से ज्यादा कोचिंग को महत्व दिया जाने लगा है। लेकिन अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो रही है, स्कूल में सारी चीजें अच्छी हैं, तो बच्चों को कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी है और आप लोगों को भी पता है कि कितनी फीस स्कूल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, स्कूल की फीसेस कितनी महंगी हो रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो बाल शिक्षा अधिकार नियम है इसके अंतर्गत स्कूल निजी ट्यूशन की छूट नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी पता है दोस्तों क्या हो रहा है इस समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए या मिशनरी स्कूलों की 4 विशेषताएं। मिशन स्कूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्न है। कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। और चौथा है, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये मिशनरी स्कूल थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा में छनाई का क्या आशय है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। यानी कि ऐसी शिक्षा जो समाज के केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए और उस उच्च वर्ग के लोगों से शिक्षा छन छन करके समाज के निचले तबके तक पहुंचे, जन साधारण तक पहुंचे। ये वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छनाई का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने दिया। निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया? छन्नीगढ़ का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन आप देखोगे बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका जितना अच्छा तैयार रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार पर बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया।
संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए, यानी कि हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसके अकॉर्डिंग ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी, लेकिन अभी यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, उसमें यही आधार बनाया गया था शिक्षा के संरचना का 10+2+3 मॉडल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? तो यशपाल समिति की रिपोर्ट में, आपको अच्छे से पता है यशपाल समिति 1992 में बनी थी और 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था, याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, NCFTE 2009 क्या है? शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। NCFTE 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक। पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका यानी कि स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को पुस्तकें होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा शिक्षण सामग्री में मानवीय, ग्लोब, चार्ट, चौक, ये सभी चीजें होनी चाहिए। खेल सामग्री होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, यानी कि स्कूल में न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना यही तो है। इसके अंतर्गत स्कूल में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, 2 अध्यापक होने चाहिए, जिसमें से 1 महिला होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, पी मोस्ट क्या है? पी मोस्ट यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एसओपीटी का पूरा नाम क्या है? तो एसओपीटी का पूरा नाम प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, यानी कि स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, NPEGEL, यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, NPEGEL प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है, यानी कि ऐसी लड़कियां जो पढ़ाई की मुख्य धारा से बाहर हो चुकी हैं, उन्हें वापस पढ़ाई की मुख्य धारा में लाना और उनकी शिक्षा का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 29, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो किसकी? विश्व बैंक की। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है, यानी कि उन्हें रहने की भी व्यवस्था दी जाए और फिर उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चों के अधिकार यानी कि बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करिए। दोस्तों बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान है, तो यहाँ पर आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन आप लोग की सीरीज में गलत दिया था, मैंने आप लोगों को सही कराया था बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी 20 नवंबर 1989 में, यानी कि 20 नवंबर 1989 को, इसे भारत सरकार ने कब स्वीकार किया? 11 दिसंबर 1992 को, यानी कि जिस साल यशपाल समिति बनाई गई थी उस साल भारत ने इसे क्या किया था? स्वीकार किया था। तो भारत ने कब स्वीकार किया था?
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब घोषणा की थी? ये दोनों ही डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए इसमें क्या-क्या मुख्य बिंदु हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। जब जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उसका पंजीकरण होना चाहिए और उसकी राष्ट्रीयता उसको प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा दूसरा है, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। इसके बाद तीसरा है, बच्चों के माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना उसे, यानी कि बच्चा अपने माता-पिता के साथ ही रहे, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अलग नहीं करना है। माता-पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का उसे अधिकार है। बच्चे के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना, यानी कि बच्चों का अगर इस तरीके से कहीं पर भी क्रय विक्रय हो रहा है या किडनैपिंग हो रही है या व्यापार हो रहा है तो उसे रोकना किसी भी हालत में। इसके बाद है, यदि माता-पिता अथवा उसके रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उस बच्चे को क्या देगा? संरक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा 7वां पॉइंट है, बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। 8वां है, जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हितों को ध्यान में रखना। और 9वां है, शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है? इसकी विवेचना करिए। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस घोषणा पत्र के द्वारा संपूर्ण देश हेतु एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में इससे पूर्व जो हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है कि जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। जेम्स का मानना है कि वुड के घोषणा पत्र में दो बातें विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम तो उस समय की जीर्ण शिक्षा की उचित तस्वीर घोषणा पत्र में हमारे सम्मुख रखी। इसके अलावा दूसरे, उसने शिक्षा को संगठित तथा व्यवस्थित करने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए। अतः यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है। दोस्तों, जो वुड का घोषणा पत्र था इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया था, साथ ही प्राथमिक शिक्षा को मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में ही कराने की बात की गई थी और भी बहुत सारी इसमें अच्छी चीजें थी। इसके अलावा इसमें बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। वुड के घोषणा पत्र पर लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। इसके अलावा वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया था कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं वो प्रशिक्षित हों। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें वुड के घोषणा पत्र में आपको मिलेंगी, शायद इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है? 2018 के पेपर में तो ये पूछा ही है, 2015 में भी ये पूछ चुका है। तो कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को मजबूत करना, शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों का अंत करना, ये सभी चीजें कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम में आते हैं। और लास्ट है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कोठारी आयोग के अनुसार पंचमुखी कार्यक्रम कहते हैं, शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं बताइए। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या-क्या संस्तुतियां दी गई थी, तो चलिए देखते हैं। इस शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना। नवीन शिक्षा प्रणाली में समस्त विषय इस प्रकार के हैं कि जिनका स्तर उन्नत है। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषय भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा है, उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक। यह शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की शिक्षा को सीमित कर सकेगी। इस शिक्षा प्रणाली के आधार पर विद्यार्थी सबसे पहले रोजगार प्राप्त करेंगे, इसलिए विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर विद्यालयों में व्यर्थ
ही प्रवेश नहीं लेंगे। छात्रों को जब रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तभी वे अवांछनीय रूप से प्रवेश लेते हैं। तीसरा है मूल्यांकन की व्यवस्था। इस शिक्षा प्रणाली द्वारा नई मूल्यांकन पद्धति बनाई जाती है। इसके अंतर्गत परीक्षा परिणाम निम्न श्रेणियों या ग्रेडों के आधार पर दिए जाएंगे। ग्रेड निम्न प्रकार होंगे: विशेष योग्यता, उत्तम, अच्छा, संतोषप्रद या फिर निम्न। इस तरीके से बच्चों को ग्रेड दिए जाएंगे, ना कि नंबर। इसके अलावा शिक्षा संरचना में एकरूपता। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा संपूर्ण भारत की शिक्षा पद्धति में समरूपता लाई जा सकेगी, जो छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करेगी। इसके बाद 5वां पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता। इस शिक्षा प्रणाली ने व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रमुखता दी। इस प्रणाली द्वारा छात्र स्वयं के प्रति जागरूक होगा। कार्य अनुभव के अंतर्गत ट्रेडों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकेगा। यानी कि जिसका ट्रेंड होगा, ट्रेंडों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकेगा। मतलब जिस चीज का ट्रेंड होगा या जिस चीज का व्यापार अच्छा चल रहा होगा, बच्चा उसमें कोशिश करेगा कि ये व्यापार हम करें, हम इससे आगे बढ़े। इस व्यावसायिक कुशलता द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी को खत्म किया जा सकेगा। यानी कि बच्चों को जब व्यावसायिक कुशल बनाया जाएगा तो वो क्या होगा, इस तरीके से वो कोई ना कोई स्किल सीखे रहेंगे, तो जो बेरोजगारी की दर है वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, पाठ्यक्रम पर सरकार के परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। 2004 में केंद्र में एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई। उसने कहा कि पूर्व 2000 में पाठ्यचर्या का भगवाकरण किया गया है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी में के आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी और 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 में पूरे होने वाले थे। इसी मध्य वर्ष 2000 से सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी आईसीटी का समाज पर प्रभाव बहुत तेजी के साथ पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसके कारण भी पाठ्यचर्या में संशोधन अपेक्षित था। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रूपरेखा तैयार की गई और इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक कब, क्या और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके अलावा इसी पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कहा गया था कि बच्चों का जो ज्ञान है उसे बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी कि बच्चों को केवल रटने वाली शिक्षा नहीं देना बल्कि ऐसी शिक्षा देना जो उनके लिए भविष्य में भी उपयोगी सिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 36 है संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं? उत्तरदायी अभिकरण निम्नलिखित हैं: जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ, नेहरू युवा केंद्र संगठन। इसके अलावा संपूर्ण साक्षरता एवं सतत कार्यक्रमों का संचालन। क्वेश्चन नंबर 37 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहां आबादी बिखरी हुई है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं और बाकी 25% स्थान गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों हेतु आरक्षित हैं। तो इसमें 6 से 8 तक की लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, उनके वहां पर रहने की भी व्यवस्था होती है, वो वहीं पर रहती हैं, वहीं पर खाती पीती हैं और वहीं पर वो पढ़ाई भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य लिखिए। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सांस्कृतिक उद्देश्य, वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी ढांचे में ढाली गई थी, उसका एक उद्देश्य विदेशी संस्कृति को भारतीयों पर थोपना था, लेकिन बेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाया गया। फिर है दूसरा, बालकों में नैतिक गुणों का विकास, उचित अनुचित का विचार, कार्य या अकार्य की भावना का विकास ऐसी शिक्षा के द्वारा ही संभव है जिसका आधार अहिंसा है। अहिंसा पर आधारित शिक्षा बेसिक शिक्षा प्रणाली बालकों में पारस्परिक घृणा, सांप्रदायिक द्वेष एवं कलह की कलु
शिष्ट मनोवृत्तियों को पनपने नहीं देती है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आर्थिक उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के आर्थिक क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करके उनको आत्मनिर्भर बनाना तथा बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद बेकारी की समस्या का समाधान करना। यह शिक्षा बेकारी की समस्या का समाधान करके देश की मदद कर सकती है, साथ ही उत्पादन वृद्धि में भी अपना योगदान दे सकती है। चौथा पॉइंट है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वोदय समाज की स्थापना है। सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, संघर्ष के स्थान पर न्याय, शोषण के स्थान पर सेवा की प्रवृत्तियां होती हैं। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उदाहरण के लिए जो बालक किसी शिल्प में परिश्रम करता है वह व्यक्ति परिश्रम का महत्व अच्छी तरह समझता है और दूसरे का शोषण नहीं करता है। इस तरह बेसिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों से शोषणहीन समाज की स्थापना संभव है। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों में किन्हीं 4 कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों में जनशाला कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भारत सरकार और 5 संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसियों द्वारा मिलाकर चलाया जा रहा है। यह जनशाला कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के विकास का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से लड़कियों और बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, काम करने वाले बच्चों और विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। इसके बाद DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में यह प्रारंभ हुआ है। इसका लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाने, बच्चों को स्कूल में बनाए रखने, शिक्षा के स्तर में सुधार करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ साथ काम करना है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए वर्ष 1987-88 में प्रारंभ की गई। प्रत्येक चल रहे प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े कमरे, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ 750 विद्यालय खोले जा चुके हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु नवीन प्रयास पर विचार प्रस्तुत कीजिए। प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आज सरकार ने बहुत सी नवीन योजनाएं खोल रखी हैं। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु सरकार बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम खोले गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सचल विद्यालय, बिहार में चरवाहा विद्यालय आदि भी खोले गए हैं। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा कई नवीन प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका 2018 का पूरा पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा और सभी क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको इस तरीके से एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का और उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा। यहाँ पर बगल में छोटा सा घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर कोने पर आपको जैसे ही आप इस आई बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कोने में मिल रहा होगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हो, जब भी आपका मन करे। हर एक विषय को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों के, हर एक विषय का हैंड रिटन नोट्स बनवाया है, हर एक विषय का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, हर एक विषय के पवन सीरीज को कंप्लीट खत्म कर दिया, राजन सीरीज को कंप्लीट खत्म कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग सबके हम खत्म करवा चुके हैं। इस तरीके से हमने पढ़ाया है कि अगर कोई भी बच्चा हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से पढ़ करके सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ करके जाता है तो निश्चित रूप से वो बेस्ट स्कोर करेगा अपने एग्जाम में। तो अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है तो हमारे चैनल से ऐसे बने रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी वीडियोस को शेयर करते रहा करिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़े और जो हमारा ये पूरा परिवार है टारगेट यूपी टेट सीटेट का ये और बड़ा हो। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर शेयर करेंगे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा।
और अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स ऐसे ही आप लोग लगातार करते रहिए। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइक ही प्रोत्साहित करते हैं लगातार हमें कि आप लोगों के लिए हम और अच्छा और क्या नया करें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। लगातार आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ हम देते रहेंगे और सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कराते रहेंगे। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को आप हमारे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी विषयों की वीडियोज़ और सभी विषयों की फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।